नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों में अपने 2 बयानों के लिए चर्चा में आ गए हैं। खड़गे ने ये दोनों बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए हैं। बयान क्या है? एक तरह से प्रधानमंत्री की नेम कॉलिंग है, यानी कि उनको कहे गए अपशब्द हैं। एक बयान में मोदी को झूठों के सरदार कहा गया है, तो दूसरे बयान में खड़गे ने मोदी की तुलना सीधा रावण से ही की है। अरे भाई, आपकी नजर में तो राम का ही अस्तित्व नहीं था, आज रावण का कैसे हो गया? रावण क्यों बुला रहे हैं? जब गुजरात में पहले फेज की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तब मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान हैरान तो जरूर करता है। एक तो सबसे अहम संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द, और दूसरा ये भी एक फैक्ट है कि पहले के चुनावों में मोदी को अपशब्द कहकर कांग्रेस नुकसान उठा चुकी है, फिर भी मोदी पर निजी प्रहार किया गया है। सवाल पब्लिक का आज है कि जिस नरेंद्र मोदी का कद दुनिया के बड़े नेताओं में हो रहा है, क्या उनका अपमान कर कांग्रेस भारत के लोकतंत्र का ही अपमान नहीं कर रही? और सवाल पब्लिक का यह भी है, क्या गुजरात में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो रही है, इसलिए ऐसे बयान सामने आ रहे हैं? यही है आज पब्लिक के सवाल। गुजरात में प्रचार का शोर थम गया। मैं फर्स्ट फेज की बात कर रही हूं, लेकिन उसके पहले ऐसी तस्वीरें दिखी जो हजारों शब्दों पर भी भारी पड़ती हैं। तस्वीरें सूरत की बताई जा रही हैं। बीजेपी नेता जुबिन असरार ने इसे जारी किया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि देखिए, बीच सड़क में आम आदमी पार्टी के रोड शो या जन संपर्क, जो भी नाम ले लें आप इसका, उसके बीच में ही लाठी चलने लगी। उसके पहले केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल के काफिले पर पत्थर फेंकने की बात जो सामने आई है, और ठीक उसके बाद रावण कमाल है। ये इलेक्शन चल रहा है या घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने के बजाय एक दूसरे में गाली गलौज चल रही है? लेकिन यहां तो पत्थर चल गए हैं, लाठी चल गई, फिर भी जब कुछ नहीं बचा तो अपशब्दों की अब बौछार भी हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष अपशब्द कह रहे हैं, मोदी को बार बार जोरदार कैंपेन के लिए कोस रहे हैं, लेकिन 2024 में पार्टी के पीएम फेस राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी यात्रा एक तपस्या है। गजब का तपस्या है ये। इस तपस्या में लोगों को अपशब्द और गालियां दी जाती हैं, और इस तरह से लोगों को कहा जाता है, और खास करके देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर जो शख्स बैठा है, इस देश का 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, उनके लिए ये शब्द, और इसको आप तपस्या बुलाते हैं। गजब का कंफ्यूजन दिख रहा है। 2014 में हार के बाद भारत जोड़ो कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान है, लेकिन जब गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, तब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में हो रही है। आज महाकाल के सामने जाकर वहां भोले बाबा को राहुल गांधी ने प्रणाम किया, जबकि शायद सोमनाथ में भी महादेव जी को मिल सकते थे। बहरहाल, कमाल की बात है कि राहुल के आक्रामक चुनाव प्रचार न करने पर चिंतित होने की बजाय कांग्रेस के अध्यक्ष को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करना भी चुभने लग गया है। खड़गे ने मोदी को रावण किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इसी में सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, और उस पर बीजेपी का जवाब क्या आया है, ये भी आपको सुनना है। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते। अब भाई, तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना।
एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। गुजरात के चुनाव प्रचार में कांग्रेस का डब्बा गोल, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए रावण जैसे शब्द। तो उधर राहुल गांधी ने आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरोप लगाया कि मोदी की पूजा करने वालों के हाथों में देश सौंपा जा रहा है। अरे भाई, अगर लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, यानी कि लोग मोदी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको क्या कष्ट है? सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? तो तपस्या कर रहा है, उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। क्या विपक्ष की राजनीति का मतलब एक व्यक्ति का विरोध होता है? कम से कम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं के बयानों से तो यही सवाल जरूर उठता है। आखिर मोदी का निजी विरोध क्यों? क्या इसलिए क्योंकि उनके दम से विपक्ष सिकुड़ता जा रहा है? कभी उन्हें नीच कहा जाता है, कभी रावण, कभी मौत का सौदागर, कभी चाय वाला, कभी गंदी नालक। बीजेपी गुजरात में 27 साल से सरकार में है। 2001 से नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी बार बार गुजरात में प्रचार करने जा रहे हैं। 6 नवंबर से 28 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 25 रैलियां और 2 रोड शो किए हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनके वीडियो जहां वो नहीं जा सकते वहां वीडियो जाते हैं और वहां ये कह के संदेश भेजते हैं कि भाई गुजरात के वासियों, तुम्हारा नरेंद्र आ गया है। कमाल है भाई, मोदी जनता के बीच जाकर अपनी बात कह रहे हैं तो भी उससे परहेज है लोगों को। और गुजरात ही क्यों? 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगभग हर विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया है, और इसमें कोई पाबंदी है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज विधानसभा चुनाव में मोदी के प्रचार पर ऐतराज है, लेकिन कांग्रेस ये भी तो भूल रही है कि मनमोहन सिंह ने भी बतौर पीएम विधानसभा चुनावों में प्रचार किया था। 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए एक चुनावी सभा में मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था और क्या नसीहत दी थी, ये आपको जरूर सुनवाना चाहती हूं। हम विपक्षी दलों की और उनकी सरकारों की नीतियों की आलोचना जरूर करेंगे, क्योंकि हम उनसे असहमत हैं, लेकिन हमें अपना संयम खोकर विपक्षी नेताओं के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अपमानजनक हो। काश मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने ही बड़े नेता और 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी की ही बात मान ली होती। मनमोहन सिंह जी ने सही कहा था कि विरोधी नेताओं के लिए अपशब्द नहीं बोला जाना चाहिए, हाँ आलोचना जरूर करिए, लेकिन क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या कोई और दल गाली की संस्कृति राजनीति में शामिल हो चुकी है और पैर जम चुके हैं गालियों की। सभी दलों के नेताओं ने विरोधियों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है,
लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों की भरमार है, जबकि वो पिछले 21 वर्षों से लगातार संवैधानिक पदों पर हैं। उन्हें कैसे कैसे अपशब्द बोले गए हैं, इसकी एक सीरीज हमने आपके लिए तैयार करी है, सुनिए। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली। નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો। आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सबसे पहला सवाल जो है आज पब्लिक का वो यही है कि चुनाव प्रचार करने पर पीएम मोदी को रावण कहना चुनावी लोकतंत्र का अपमान नहीं है क्या? कांग्रेस के लिए पहले राम काल्पनिक थे, आज रावण की गाली दे रहे हैं। क्या मोदी ने विपक्ष के मुद्दे छीन लिए हैं? सवाल नंबर 3, मोदी का देश में सम्मान, वर्ल्ड लीडर की पहचान, इसीलिए विपक्ष हताशा में अपशब्द कह रहा है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नलिन कोहली, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ आकाशदीप मुनि, राजनीतिक विश्लेषक, बृजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी, सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल लोकेश जिंदल, कांग्रेस के लीडर हैं, और मैं लोकेश जिंदल जी आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या बौखला गए हैं आप? आपको राहुल गांधी तो मिल नहीं प्रचार करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी के प्रचार से आपको दिक्कत होने लगी है, और अब आपके जो बड़े लीडर हैं, बहुत जतनों से आपने एक अध्यक्ष चुना है कांग्रेस पार्टी का, वो कल तक कह रहे थे कि झूठों के सरदार हैं, आज रावण बना दिया है। राम ही अगर काल्पनिक हैं तो रावण कहां से आ गया? लोकेश जिंदल जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, रावण जो थे ऊंचे कुल के थे, तीनों लोक के स्वामी थे, ज्ञानी थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो अधर्म की राह पर चल पड़े थे। उनके लिए धर्म, जो आज का संविधान हम कहें, उसके लिए कोई मौल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं था। वो असंविधानिक अधर्म के रास्ते पर जाते थे। उन्होंने निर्दोषों पे, अबलाओं पे, स्त्रियों पे, महिलाओं पे अत्याचार किए, और फिर भगवान राम जो कि वनवास में थे, अपने पद यात्रा पे थे, और उन्होंने आदिवासियों के साथ, आम लोगों के साथ मिलके रावण का घमंड चकनाचूर किया और इस देश में पुनः संविधान और धर्म स्थापित किया। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस पूरे जो इलेक्शन बैटल को देख रहे हैं हम, यहाँ पर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़ी ही सुंदर लोकेश जिंदल जी जितना आपकी पार्टी कंफ्यूजिया गई है, आप उससे ज्यादा कंफ्यूजिया गए हैं। बात रावण की हो रही है तो आप कृष्ण जी के श्लोक सुना रहे हैं, बात 10 मुखे रावण की बात हो रही है तो आपके 100 मुख आ गए हैं। अब चुनावी हिंदुओं के साथ अक्सर ऐसा हुआ करता है, अपना धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। लेकिन नलिन कोहली जी आज राम की बड़ी याद आ रही है, रामायण की बड़ी याद आ रही है कांग्रेस पार्टी को, और उधर हिंदू धर्म और तपस्या समझा रहे हैं राहुल गांधी, इधर रावण का नया डेफिनेशन और नया चरित्र बता रहे हैं लोकेश जिंदल जी। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? दिक्कत के समय पे अक्सर भगवान याद आते हैं, कठिन परिस्थितियों में भगवान ही याद आते हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार लिया है, और क्यों नहीं। कांग्रेस पार्टी धर्म की बात करें, लोकेश जी ने कई अच्छे श्लोक सुनाए। ये अलग विषय है कि वो रामचरितमानस या रामायण से नहीं जुड़ी थी, लेकिन हाँ, अच्छी व्याख्या की उन्होंने उस हिसाब से। लेकिन उस पूरे व्याख्या में धर्म की बात करते करते जो अधार्मिक शब्दों का प्रयोग किया, उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष ने उस पर एक टिप्पणी नहीं कही।
तो यदि धर्म की बात करना है तो कथन और आपके कर्म दोनों में वो झलकना चाहिए। तो बातें जो यहाँ हो रही हैं वो चुनावी बातें हैं। चुनावी हिंदू शब्द का आपने प्रयोग किया, उसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन गंदी नाली का कीड़ा, नीच, गंगू तेली, निपुंसक और आज 100 सिर के रावण, ये सारे मौत के सौदागर, ये जो सारे हैं ये धार्मिक शब्दों की या धार्मिक शब्दावली तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उस स्तर तक आ गई है कि घबराहट में इस प्रकार के शब्द कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं जनमानस से वो हट गए हैं और जो जनमानस में लोकप्रिय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको वो अब जनमानस के सामने जाके हिला नहीं पा रहे। आकाशदीप मुनि जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डर और भय दिल में बैठ गया है? क्योंकि ऐसे अपशब्दों की जरूरत नहीं है। आज आखिरी दिन था पहले फेज के चुनाव से पहले कैंपेनिंग का, तो शायद इन ऐसे शब्दावली की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, गुजरात में ही कांग्रेस पार्टी ये तो ट्राई करके देख चुकी है। 2007 में मौत का सौदागर और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से इतिहास रचा गया, वो इस देश में शायद ही कोई भूलेगा। लेकिन आकाशदीप मुनि, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया हो, कभी नीच कभी मौत का सौदागर, इस तरह की भाषा की जरूरत है क्या चुनावों में? क्या चुनावों में लोगों को अपने काम से वाकिफ कराना ज्यादा जरूरी होता है या दूसरी पार्टी के नेताओं को इस तरह के अपशब्द कहना? नाविका जी, 100% सहमत हूं आपसे कि ना कि काम की बात करनी चाहिए, बातों की बात नहीं करनी चाहिए और गालियों तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री हमारे भी है और हम बहुत सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। पर पहली बात, हम बात कर रहे हैं गालियों की। हमें याद है साध्वी निरंजन ज्योति जी ने क्या बोला था दिल्ली में ही केजरीवाल जी को, केजरीवाल की पूरी पार्टी को, किस शब्द बोला था? क्या नलिन जी वो शब्द बोल सकता है आज पब्लिक टेलीविजन पे? क्या हमें याद है कि दयाशंकर सिंह जी ने सुश्री मायावती जी को किस शब्द से बुलाया था? क्या वो शब्द बोल सकते हैं? ये दिखाता है ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के मतलब दो साइड है, कॉइन के दो साइड है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि बात लोगों की भलाई की, महंगाई की ये नहीं होती। बात गुजरात की, बात मोरबी की, बात आम जनता के जीवन शैली को कैसे अच्छा किया जा सके उसकी बात नहीं होती। स्कूल, रोड, बस सेवा, ट्रांसपोर्ट, इन सब की बात नहीं होती। बात होती है कि कौन किसको क्या बोलता है। लेकिन आकाशदीप मुनि जी, कौन मना कर रहा है? आप मुद्दे उठाइए लोगों के, लेकिन आपके गोपाल इटालिया तो नीच कहते हैं और पार्टी उन पर कोई एक्शन भी नहीं लेती। तो सवाल तो यही उठेगा ना सुजाता पांडे जी, सवाल तो यही उठेगा कि अगर स्तर ऊपर ले जाना है, और मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रही, मैंने पहले ही कहा स्तर नीचे ले जाने में मुझे लगता है हमाम में सब नंगे हैं। हर पार्टी से इस चुनिंदा भाषा का इस्तेमाल होता है। लेकिन सुजाता पांडे जी, क्या आप ये डिनाई कर सकती हैं, क्या आप इस बात का इनकार कर सकती हैं कि नरेंद्र मोदी चुने हुए ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बस जबरन हर पार्टी टारगेट करती है? और इस बार किस बात के लिए कि वो काम क्यों कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, ये लोकतंत्र है, इसमें ये अलाउड है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते? ये कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? ये किस बात की गाली? देखिए नाविका जी, कहते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। और इन सारी मजबूरी, सारी गाली गलौज की जो राजनीति चल रही है, उसके पीछे सिर्फ एक ही मजबूरी है, वो है परफॉर्मेंस प्रेशर की। कांग्रेस की बात करूं तो अगर गुजरात की कांग्रेस इकाई की तरफ से देखें तो आज वो जो इकाई है बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। उसका सबसे बड़ा नेता अपना PR मेकओवर करने में लगा हुआ है। प्रियंका गांधी चुनावी पटल से गायब है और जो कल की आई पार्टी आप उनको नंबर 3 पे ढकेल दिया है।
जो बीजेपी की तरफ देखता है तो 27 साल का शासन देखता है, नेता देखता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखता है, नैरेटिव देखता है और नियत भी देखता है कि चुनाव जीतने वाली, तो फ्रस्ट्रेशन होना तो लाजमी है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो, उसकी धड़ाधड़ रैलियां हो रही है बड़े बड़े नेताओं की, तो ऐसे में अपने आप को हाशिए में पाता है। दूसरी तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, तो परफॉर्मेंस प्रेशर में तो आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि सिर्फ गुजरात नहीं है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, 2024 का आम चुनाव है, और ऐसे में कांग्रेस जब अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और हताश है कार्यकर्ता, तो ये फ्रस्ट्रेशन तो बाहर आता है, दर्द बाहर आता है। कभी दलित कार्ड खेलते हैं, कभी बोलते हैं झूठों का सौदा, कभी बोलते हैं कुछ और आज आ गया रावण। भाई वो ये पुरानी स्क्रिप्ट है कांग्रेस की, जो परफॉर्मेंस प्रेशर में निकल के आ जाती है। वही सोनिया गांधी की नीच, मौत का सौदागर, क्रूर, राक्षस, क्या क्या नहीं कहा गया, भस्मासुर भी कहा गया। एक बड़े भले मानस ने कहा एक बार कि देखो आकाश पे थूकोगे तो वो पलट के आपके मुंह पे ही पड़ती है, लेकिन कांग्रेस ये सुनती नहीं है कि हर बार होता है, हर बार कांग्रेस नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं और जनता इनका नामो निशान खत्म कर देती है। लेकिन कांग्रेस को कौन बताए, खुद ही है परिवारवाद और राहुल गांधी का इमेज मेकओवर करने में लगी रहती है। तो अच्छा है, कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस खुद ही कर रही है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि अगर परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए तो गुजरात के आंकड़े देख लीजिए। गुजरात की इकोनॉमी का मैं बताऊं तो पर कैपिटा जो इनकम है गुजरात में लोगों की 77,000 से 2,12,000 हो गई है। अगर आप स्टेट का आउटपुट देखें तो वो पहले 5 लाख करोड़ था, अब 16.5 लाख करोड़ है। अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन देखें तो 2014-15 में 5.5% था, अब 5% से कम है। अगर आप फैक्ट्रीज देख लें तो 21,000 फैक्ट्रियां पहले होती थी, अब तकरीबन 29,000 फैक्ट्रियां हैं, यानी कि नौकरियां मिल रही लोगों को। फैक्ट्रियां बड़ी हैं तो नौकरियां भी बड़ी होंगी। और रोड के लेंथ की बात करें तो पहले 1.5 लाख किलोमीटर की रोड थी, अब 2.5 लाख किलोमीटर की रोड है पिछले 9 सालों में। और अगर आप बच्चों के जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है कि पैदा होने पर कितने बच्चे मर जाते थे, पहले 2010 में 44 थे, अब 23 हो गए। यानी कि सार बता दूं कि गुजरात आगे बढ़ा है। इसे कंपेयर कर लीजिए, यह है गुजरात मॉडल, और इसको अगर प्रधानमंत्री जाकर लोगों को बताते हैं तो इसमें कोई मनाही है क्या? नाविका जी, देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दे पे तो बात इसलिए नहीं करना चाहता कि आपने इस पे बहस ही शुरू नहीं की थी। आपने जो उनकी उपलब्धियां बताई, इसमें एक उपलब्धि और जोड़ दीजिए कि टेलकम पाउडर के नाम पे हजारों टन ड्रग वहीं पे गुजरात में आ चुकी है। तो ऐसी बात तो मैं सोचता हूं अगर कहेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। पर मैं स्पेसिफिक जो आपका मुद्दा है मैं उस पर आना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में हम सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति मर्यादित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती, चाहे वो कोई भी हो। मैं जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की विधवा किसने कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी किसी ने कहा था। तो ऐसी ये परंपरा पिछले, मैं देख रहा हूं कि लगभग 10-12 साल से इस प्रकार का जो नैरेटिव है वो लगातार सामने आता है। इन सारी चीजों को हम सब लोगों को मिलकर कंडेम करना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग जो भी लोग करते हैं उनकी हमको निंदा करना चाहिए। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जब आप लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी कहकर कहते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्या आप इसमें श्री या जी नहीं लगा सकते? आप लोग भी तो किसी परंपरा का ध्यान रखिए। आप भी तो देखिए कि हमको किस प्रकार से शब्दों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के आइकॉन हैं। लोग आपकी भाषा का उस प्रकार से उपयोग करते हैं। अभी जैसे अभी बहुत हाल की घटना है, आदरणीय बाबा रामदेव, महिलाओं के बीच में उन्होंने महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, क्या उसकी हमको निंदा नहीं करनी चाहिए? बेंगलोर के अंदर एक प्रोफेसर साहब अपने विद्यार्थी के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, क्या उसकी हमको निंदा नहीं करना चाहिए? तो मेरा कहना यह है कि आज हम सब लोग मिलकर इस बात को तय करें कि चैनल्स के माध्यम से हम ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या जो उसकी मर्यादा को या उसके सम्मान के बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। हमें निंदा करनी चाहिए, लेकिन क्या निंदा करने पर ही रुक जाना चाहिए?
क्या राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के बड़े नेता कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें तो क्या ये उन्हें शोभा देता है? खास करके रावण बुलाना, और एक आध बार नहीं है, ये सिलसिला चलता जा रहा है। आप चैनल्स पर डाल रहे हैं, चैनल्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही चलता रहेगा? और मैंने ये मुद्दा उठाया था, हाल ही टाइम्स नाउ का समिट हुआ था। अभी नाविका जी आपने आदरणीय मोदी साहब का कई बार नाम लिया, आप उसको थोड़ा सुन लीजिएगा बात में। आपने हमेशा नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी प्रधानमंत्री हो तो आज खड़गे साहब पूरी और आज खड़गे साहब के लिए बात कह रहा हूं, आज फिर खड़गे साहब के लिए आपका क्या मैसेज है? आप खड़गे साहब को आज क्या कहना चाहेंगे? निंदा की बात सुन तो लीजिए। नहीं, मुझे मत बताइए, खड़गे साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बोलो, उनकी भी मैं निंदा कर रहा हूं जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की विधवा, मैं उनकी भी निंदा कर रहा हूं। जिन्होंने ये कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मैं उनकी भी निंदा करता हूं। जिन्होंने रावण शब्द का उपयोग किया, ये सारे लोग इसके अंदर शरीक हैं। मैं सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं, और इसमें मैं आपसे फिर एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। हम सब लोगों को, जो भी पदों पे लोग विराजित लोग हैं, उनके प्रति यदि हम जी या श्री लगा दें, इसमें कितने मिनट लगते, कितने सेकंड लगते? अगर हम टीआरपी की भी बात करें, आपसे कभी भी कोई दूसरी राय नहीं रखेगा, मुझे लगता है पैनल पर सब मांगेंगे। लेकिन मैंने ये सवाल उठाया था, और मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से टाइम्स नाउ समिट पर बस 3 ही दिन पहले ये सवाल पूछा था, अग्रेसिव कैंपेन पर। सुनिए उस सवाल का क्या जवाब था। आप शायद इलेक्शन जीतने की एक मशीन लेकर चलते हैं, जो बीजेपी का इस वक्त कार्यकाल है, क्योंकि कोई भी पार्टी इतनी तैयार इलेक्शन के लिए नहीं होती जितनी बीजेपी होती है। बीजेपी में ऐसा कौन सा नुस्खा है कि इलेक्शन में एकदम तीव्र गति से निकल पड़ती है और कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर देती? हम इलेक्शन को सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानते। इलेक्शन हमारे लिए हमारी आइडियोलॉजी को देश के हर व्यक्ति तक, हर मतदाता तक पहुंचाने का जरिया है। इलेक्शन के माध्यम से, इलेक्शन के प्रचार के माध्यम से हम देश के मतदाताओं का संपर्क करते हैं, सघन संपर्क करते हैं। हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी का हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे सरकार चलाने के एजेंडे को और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और लोगों की दिक्कतों को भी जानने का प्रयास करता है। तो लोकेश जिंदल जी, लोगों के पास जाइए, दिक्कतें समझिए और उनके सल्यूशन दीजिए। ये इस तरह की गाली गलौज से क्या कांग्रेस कभी फिर सत्ता पाएगी, लोगों का प्यार पाएगी? सवाल आज मूल तौर पर यही उठता है। जी, आप ही से पूछ रही हूँ। जी नाविका जी, अभी आज जो पहले चरण चुनाव हो रहा है वो सौराष्ट्र और कच्छ और साउथ गुजरात के रीजन में हो रहा है। अभी हम भाजपा की बात करें तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन भाजपा सरकार इस बात का जवाब दे कि 655 फिशरमैन जो है वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर कैद हैं, उनके लिए भाजपा अब तक उनको वापस नहीं ला पाई। ऐसा क्यों? भाई, जो नाविकों ने भगवान राम की नैया पार लगाई थी, उनके प्रति गुजरात सरकार का ऐसा रवैया क्यों है? ऐसा क्यों है कि उनके लिए ना तो कोई चुनावी मुद्दा होता है, ना कोई प्रश्न पूछता है? तो इसलिए आप मोदी नहीं, तो इसलिए खड़गे जी मोदी जी को रावण बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री को रावण बुला रहे हैं। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये मुद्दे सॉल्व नहीं है इसलिए मोदी जी को रावण बुलाया जा रहा है, उससे सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल। जब कोई राजा प्रजा का सुरक्षा करने में कामयाब नहीं होता, तो मुद्दे वहां मंच से मुद्दे नहीं उठाए, नलिन कोहली जी मुद्दे नहीं उठाए, रावण बुला दिया और उससे कह रहे हैं कि मछुआरों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। बेसिकली या मूलभूत रूप से अगर आप देखें नाविका जी, तो कांग्रेस उस विषय पे पहुंच गई है कि वो समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो काम है उससे जनता जो है संतुष्ट है, तो इसीलिए मोदी को गाली दो, ताकि कम से कम हम प्रासंगिक भी होंगे राजनीतिक रूप से। जो मोदी विरोधी है शायद हमारी गाली देनी प्रक्रिया से हमारे करीब आ जाए। तो इनका एक पॉजिटिव वोट नहीं है, सकारात्मक वोट नहीं है। कांग्रेस से लोग बिछड़ गए हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि इस स्पेस को वापस लेने के लिए कि हम जो है मुख्य धारा में फिर से है बीजेपी के सामने सबसे महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में, तो इसीलिए स्तर को वहां ले जाइए जहां दूसरी पार्टियां ले जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक मेन स्ट्रीम पार्टी से फ्रिंज थिंकिंग की तरफ प्रोग्रेस कर चुकी है, कि जो अक्सर कहा जाता था कि छोटी पार्टी का एक नेता है उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अब कांग्रेस पार्टी के अति वरिष्ठ नेता जो है यही कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे चिंता बिल्कुल नहीं है, आप इस गलतफहमी में मत रहिए नवीन जी, बिल्कुल चिंता नहीं है, बल्कि आप जिस राह पर है वो किसी को भी चिंता लायक नहीं बना रही। मैं आपसे फ्रैंकली कह रहा हूं, क्योंकि लोकेश जी जनता के सामने जाना पड़ता है, प्रासंगिक होना पड़ता है मेहनत के आधार पे। अगर मोदी जी को गाली देने से आपको लगता है कि आप प्रासंगिक हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। हमारे को आपके साथ राजनीतिक रूप से एंगेज करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप तो अपना स्वाहा खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि कुछ देर पहले सवाल ये है कि ये मुद्दे किसी मंच से क्यों नहीं उठाए जाते। सवाल ये है कि ये लोगों के घर जाकर लोगों की तकलीफें क्यों नहीं दूर करने का या समाधान ढूंढने का काम करते। ये है कार्य क्षेत्र में हर राजनीतिक दल के, पर ऐसा क्यों नहीं होता। तो पब्लिक सवाल पूछ रही है। विकास यादव वाराणसी से, अजय भंडारी दिल्ली से पूछ रहे हैं पब्लिक का ये सवाल। पीएम मोदी को अपशब्द कहना बैकफायर करता है, फिर विपक्ष नेता बार बार ये गलती क्यों करते हैं। मोदी जी चुनाव प्रचार क्यों करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान क्या यह नहीं दर्शाता कि कांग्रेस गुजरात चुनावों में हार मान चुकी है। आकाशदीप मुनि, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कई चुनावों में देखा गया है, तमाम बोटी बोटी कर देंगे, इस तरह के भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के लिए। बावजूद इसके ये सिलसिला खत्म नहीं होता। क्यों राजनीतिक दलों को क्या पुरानी व्याख्याओं से कोई सीख नहीं मिलती? नहीं नाविका जी, दो शब्द कांग्रेस पे भी। अब आप सोचिए कि ना कि कांग्रेस एक यात्रा निकालती है, भारत जोड़ो यात्रा, और वो बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के तोड़ो यात्रा को रोकने के लिए जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, और वो निकालती है, और वो क्या करती है कि ना कि तमिलनाडु में निकालती है और 15 दिन तमिलनाडु में निकाल देती है। फिर 15 दिन वो निकालती है केरल में। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की कितने सीट है? 0। केरल में कितने सीट है? 0। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत को? आप गुजरात में रैली ही नहीं करते, आप डरते हैं कि नहीं कहीं गुजरात चले जाएंगे तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जैसे कि पंजाब में जवाब देना पड़ा था। आप बोलते हैं कि ना कि हम लोगों तक पहुंचेंगे। पंजाब में तो मैं खुद पंजाब में रहता हूं, कभी नहीं आए कांग्रेस वाले मुद्दे पे बात करिए। गुजरात में आप बोलते हैं गुजरात में हम जाएंगे और गुजरात में लोगों तक पहुंचेंगे। आप गुजरात में बात करते हैं मोदी जी का, आप गुजरात के लोगों की कब बात करेंगे? महंगाई। लोकेश जिंदल जी, आकाशदीप मुनि ने सवाल जो पूछा है वो ये कि अगर बीजेपी आपकी प्रतिद्वंदी है तो आप भारत कहां पर जोड़ रहे हैं जहां बीजेपी है नहीं, और जहां चुनाव है वहां तो आप हैं ही नहीं। तो क्या आप सीरियस कंटेंडर है भी या सिर्फ एक एनजीओ रह गया है कांग्रेस पार्टी? देखिए जी, ये आम आदमी पार्टी अभी 9 सिक्किए है। इनकी पॉलिसी स्कीम जब तक चल रही है तब तक चल रही है। दिल्ली की जनता देखने लग गई है इनकी असलियत क्या है। ना प्रदूषण कंट्रोल में हुआ, और इनके सत्येंद्र जैन जी जो है वो सेवा में मेवा ले रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं। भगवंत मान जी को शुद्ध नहीं है कि भाई हो क्या रहा है। अब ये खास आदमी पार्टी जिस तरह से अपना रूप और रंग दिखा लोगों को जनता जान चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी रैली करते हैं और रैली करते करते जब कुछ सुनता नहीं तो वहां से कार्यकर्ताओं कहते हैं तू पत्थर मार, मुझे पत्थर मार, आजा लाठियां बरसा ले, ताकि कम से कम हॉट न्यूज तो बन जाए कि भाई आम आदमी पार्टी को कुछ पिछले वक्त की जमानतें रद्द हुई थी, 20,000 टोटल वोट मिली थी। इस बार तो वो भी नहीं होना। जितना मर्जी शोर करी जाओ उससे वोट नहीं मिलते। आपकी जो पॉलिसी स्कीम है वो ज्यादा देर टिकने नहीं वाली। भाई
आज सवाल सुजाता पांडे जी यही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से आज डिबेट पर लड़ रही है, इसी तरह से गुजरात में भी आपस में लड़ रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। पहले स्थान के लिए तो वहां लड़ाई है ही नहीं इन दोनों के बीच में। क्या यही बात है कि कांग्रेस पार्टी खुद तो नीचे जा ही रहा है, इनका ग्राफ किसी और को भी उठने नहीं दे रही क्योंकि ऑपोजिशन वोट डिवाइड कर रही है? देखिए, कांग्रेस आज मजबूत पार्टी नहीं, एक मजबूर पार्टी बन गई है। राहुल गांधी की व्यवस्था ये है, मजबूरी ये है कि वो अपना एक पीआर इमेज मेकओवर छोड़ नहीं सकते। प्रियंका गांधी की मजबूरी ये है कि यूपी में हुई हार से अभी तक निकल नहीं पाई है। सोनिया गांधी स्वास्थ्य की मजबूरी को लेके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके नए अध्यक्ष हैं वो अपनी मजबूरी, परफॉर्मेंस प्रेशर की मजबूरी में है। लेकिन जो आज ये सवाल है कि ये पूरा गाली गलौज की ये पूरा जो स्थिति बनी है वो क्यों बनी है और बार बार क्यों बनती है, तो इसका बस यही है कि कांग्रेस अस्तित्व के लिए लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी वहां जमाने के लिए लड़ रही है, पैर जम जाए बस किसी तरह से। और यही बरसार है इनका। और क्योंकि मुद्दों की बात किधर करेंगे? जो दिल्ली मॉडल था वो तो सबने देख लिया कि किस तरह का दिल्ली मॉडल है, किस तरह का प्रदूषण है। यमुना अभी तक गंदी है, एमसीडी में जहां पे इनके पार्षद भी हैं और जहां पे इनके विधायक भी हैं वहां पे भी क्या हालत है, कितना गंदा पानी आता है, नाली ऐसे बह रहे हैं, लोगों की लंबी कतारें लगती है पानी के लिए, पीला पानी में पीते हैं। दूसरा, और कांग्रेस के पास तो कोई मॉडल ही नहीं है। आप चुप रहिए, आप क्या बोलते हैं? केजरीवाल ने मोदी को साइकोपैथ नहीं कहा था क्या? चुप रहिए, आप बैठिए। उसके बाद मोदी और ये कांग्रेस है जो कांग्रेस के पास कोई मॉडल ही नहीं है। नाविका जी, इतने सालों शासन कांग्रेस के पास मॉडल छोड़ दीजिए, नेता भी है कि नहीं? लोकेश जिंदल जी, एक छोटा सा सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक से सवाल ये आया है कि राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ने में बिजी है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी जा सकती थी गुजरात, वो भी नहीं गई। यानी कि कांग्रेस मैदान में है भी या नहीं? देखिए, गुजरात की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस कितनी इफेक्टिवली मैदान में है और इस बार का चुनाव जीतने वाली है। अशोक गहलोत जी से लेके जितने भी दिग्गज नेता है वे सब गुजरात में है, खड़गे साहब गुजरात में है और कांग्रेसी का मन गुजरात में है। गुजरात से महात्मा गांधी थे जो राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की नींव रखी, और अब गुजरात को फिर से उस देश से बाहर निकालेगी कांग्रेस और दोबारा गुजरात को उसके स्वर्णिम भविष्य की ओर लेकर जाएगी। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। नाविका जी इस पे मुझे प्लीज आप कुछ एक तो मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, आप याद करिए केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए कावर्ड और साइकोपैथ 2 शब्दों का प्रयोग किया था। तो यहां बैठ के जो ज्ञान बांटा जाता है उस ज्ञान को नहीं बांटना चाहिए। आम आदमी पार्टी इनफैक्ट एक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी हर पार्टी से भिन्न है, क्योंकि उनके नेता सुबह एक चीज कह सकते हैं, शाम एक चीज कह सकते हैं और अगले दिन दोनों चीजों को इनकार कह सकते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मतलब अब तो वीडियो देखना वो मीम भी नहीं बनते, क्योंकि उसमें सुबह वो कहेंगे जी मैंने ऐसा कहा, शाम को दूसरी बात होती है और अगले दिन कहते मैंने ऐसा कहा ही नहीं। इसीलिए ये उनका एक ट्रैजेक्टरी और ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी, अरे मत घबराइए भाई साहब, आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, दर्शकों को भी आनंद मिलेगा। और ये सारे जर्नलिस्टों ने ही पूछा है कि उनसे सवाल पूछा, आपने ऐसा कभी कहा नहीं था 15 लाख कैमरा का? नहीं, मैंने ऐसा कभी कहा नहीं था। दूसरा वीडियो है कि आपने ऐसा वादा नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं वादा किया, मेरे को एक बात दिखाइए कहा मैंने ऐसे कहा है। तो ये उनके वो केजरीवाल जी का कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक मिनट, ब्रिज दिया तो शब्द कौन सी चीज है? ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ने हाथ खड़ा किया था। अब मैं आ रही हूँ, मैं सबके पास आ रही हूँ। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी नाविका जी, मैंने अभी सारी भारतीय जनता पार्टी की और गुजरात की उपलब्धियों की बात आपसे भी सुनी और साथियों से भी सुनी। मैं तो एक छोटा सा बात जानना चाहता हूं कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की 27 साल की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी पिछले 1 महीने से सिर्फ गुजरात पे अपनी पूरी शक्ति क्यों लगाए हुए हैं? जैसे कि एक विद्यार्थी अगर लगातार साल भर पढ़ता है तो अगले दिन जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन रात को वो ठीक टाइम पे सो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि गुजरात में ऐसा कोई काम नहीं हुआ
जिसके आधार पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी कमाल करते हैं आप। मैंने आपको गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुनाया 3 दिन पहले टाइम्स नाउ समिट पर। उन्होंने कहा था सीधे तौर पर कि सिर्फ लड़ना और जीतना नहीं होता है चुनाव, लोगों के पास जाना, अपनी बात कहना और अपनी आइडियोलॉजी उन तक ले जाना, ये जरिया होता है। इसीलिए हम चुनावों में इतनी मेहनत करते हैं। जीत हार तो बाद में होती है। आप सुनते नहीं है किसी की बात, इसीलिए आपके दिमाग में डाउट रह जाता है। लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। अंजनी कुमार इंदौर से पूछ रही हैं, ये सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, गंदे शब्दों इस्तेमाल करती हैं, वोट लेने के लिए मुद्दों की बात क्यों नहीं होती, एक दूसरे को काम पर क्यों नहीं घेरते ये सब लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सुजाता पांडे, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि काम ही मॉडल कहाँ है नाविका जी, आप मुझे बताइए। कांग्रेस का क्या मॉडल है? छत्तीसगढ़ राजस्थान का क्या मॉडल है? ये मॉडल है कि वहां पे महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ये मॉडल है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि रेप के लिए जो सजा हो रही है वो सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके वजह से रेप होते हैं। क्या मॉडल है छत्तीसगढ़ का? आप मुझे बताइए। भ्रष्टाचार का मॉडल है? किस चीज का मॉडल है कांग्रेस का? एनसीपी का? यहाँ पे एनसीपी के नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री गुजरात क्यों दिल्ली में मई के अंदर एक बिटिया को 33 हिस्सों में काट के फेंक दिया जाता है और उसकी जानकारी नवंबर में जाके होती है। ये क्या पुलिस का मॉडल है? अरे आप ये मानिए कि नेता, अरे आप बताइए ना क्या पुलिस का मॉडल है? सुजाता पांडे, बृजमोहन श्रीवास्तव जी सवाल उठा रहे हैं। ये श्रद्धा का सवाल है। 6 महीने बाद जाके पता लगता है। आप मॉडल की बात कर रहे हैं, पूछिए गृहमंत्री जी से क्या मॉडल है? मई में बिटिया के 36 हिस्सों में उसको काटा जाता है। तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी इस बात का आप ही जवाब दे दीजिए कि जब श्रद्धा ने चिट्ठी लिखी थी और मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को दिया था अपना कंप्लेंट, तब आपकी सरकार थी। आपने महाराष्ट्र मॉडल में क्या किया? श्रद्धा ने तो लिखकर चिट्ठी में दिया था कि उसको काट दिया जाएगा। आपने तब क्या किया था? इस पर भी थोड़ा सा जवाब दे दे बृजमोहन श्रीवास्तव जी का मॉडल है इस देश के। नहीं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपको इस सवाल से भागने नहीं दूंगी। मैं आपको, सुजाता पांडे जी आप 1 मिनट रुक जाइए, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सबका फेडर डाउन, बृजमोहन श्रीवास्तव जी मेरा सीधा सवाल है आपसे। श्रद्धा ने आज जो मई में जिसका मर्डर हुआ उसकी आप बात उठा रहे हैं, उसने पहला कंप्लेंट महाराष्ट्र पुलिस को दिया था और महाराष्ट्र पुलिस तब आपके वो जीवित थी कि नहीं? वो जीवित रही कि नहीं? मर्डर तो नहीं हुआ उसका, पर आपने तो कुछ नहीं किया। ये कौन सी दलील हुई? आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी पुलिस ने क्या किया? उसके बाद 6 महीने, आज 6 महीने देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार को हो गए, एकनाथ शिंदे की सरकार को हो गए। इन्होंने 6 महीने में क्या किया? तब आपके सामने आई थी आपकी पुलिस को स्टेप लेती तो शायद श्रद्धा आज जिंदा होती। जी ने क्या किया? श्रद्धा आज जिंदा होती। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या किया आप बताइए? माफ कीजिए, आप इस सवाल से भाग नहीं सकते। आप हमेशा दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। कभी अपने गरेबा में भी झांक कर देख लिया करिए। आप अपने गरेबा में भी झांक कर देख लीजिए। पब्लिक का और सवाल आ रहा है। विनोद कुमार सिंह का हैदराबाद से सवाल है। कांग्रेस अध्यक्ष पीएम के चुनाव प्रचार पर नाराज हैं, तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन को सपोर्ट क्यों नहीं करते? बताइए लोकेश जिंदल जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बहुत ही अलग मुद्दा है। सभी पार्टियों की सहमति जरूरी है। देखिए 1967 के बाद से लेके अगर हम आज तक की बात करें तो संवैधानिक तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। और इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उनका एक अलग शेड्यूल होता है। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक से हटकर ऐसे बहुत सारे संवैधानिक कानूनन इस तरह के मुद्दे हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी भी नरेंद्र मोदी का चेहरा कई चुनावों में देखना पड़ेगा और आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि आप एक साथ सारे चुनाव करा नहीं सकते।
सवाल आज पब्लिक का सूरत से कन्हैया लाल का सवाल है, कांग्रेस कहीं जीत तो पा नहीं रही, ऐसे में क्या पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना वही बात नहीं है कि जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है? नलिन कोहली जी, इसका जवाब कहाँ यूज किए हैं हम? अच्छा, हमने तो मोदी जी की रावण से तुलना की। रावण तो परम ज्ञानी थे। चलिए, रावण इन्हें अपशब्द भी नहीं लगता। राहुल गांधी जी को आप बना लीजिए। रावण आपको अपशब्द भी नहीं लगता। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप प्रभु, धन्य है, धन्य है आप प्रभु। नलिन कोहली जी, रावण इनको कोई बुरा शब्द भी नहीं लगता। राम ने तो आदिवासियों के साथ, मैं तो कह रहा हूँ नाविका जी, इनको कहिए अपने परम पूज्य राहुल गांधी जी को रावण बना दी, जब इनको इतना पसंद है। हमने कहाँ बुरा भला कहा? हम तो मतलब ऐसा है, इसी बहाने ज्ञान और राहुल जी जुड़ भी जाएंगे। हो जाए तो कुछ। अरे लोकेश जी, इसी बहाने ज्ञान और राहुल जी 100 बार जुड़ जाएंगे। रावण तो बहुत बड़े, इतने ऊंचे कुल के थे, इतने ज्ञानी थे, भक्त थे। चलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चलिए फिर आज से कांग्रेस पार्टी में हर नेता का नाम बीच में रावण डाल दीजिए, इसी वजह से कि शायद कभी ना कभी ज्ञानी हो जाएं, कभी ना कभी ज्ञानी हो जाएं। कमाल, माफ कीजिएगा लोकेश जिंदल जी, आज तो आपने नए स्तर आपने एस्टैब्लिश कर दिए हैं। और मैं अपना नजरिया सिर्फ बताना चाहती हूँ, कल तक जिन्हें राम का अस्तित्व पर सवाल उठाना था, आज वो कह रहे हैं रावण तो उच्च कुल के थे। लोकतंत्र में ना राजा होता है ना प्रजा होती है, लेकिन नेता जरूर होता है, और नेता वो होता है जिसके पास जनता का समर्थन हो। जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कहां जाना चाहिए? जाहिर सी बात है, जनता के बीच ही। ऐसे में चुनावी रैलियां करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना ना सिर्फ गलत भाषा का इस्तेमाल है, बल्कि राजनीतिक तौर पर इमैच्योरिटी और बचकाना सी हरकत है। ये बात ठीक है कि खड़गे जी को मोदी से उनके काम का हिसाब मांगने का राजनीतिक हक है, और इस देश के नागरिक होने के तौर पर भी उन्हें यह हक है। लेकिन जब सरकार के कामकाज पर जवाब तलब करने का मौका आता है, यानी संसद सत्र चलता है, तब वहां हंगामा क्यों करते हैं? हर एक राजनीतिक दल को ठहर कर सोचना चाहिए कि उसकी राजनीति कहां जा रही है, उसका अस्तित्व क्या है, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है। विरोधी पर निजी प्रहार करके कोई अपनी राजनीति नहीं चमका सकता। और खास करके भारत में हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उसमें राम की पदवी क्या है और रावण की पदवी क्या है, अगर इसमें ही फर्क कांग्रेस पार्टी को नहीं समझता तो बस भगवान माने। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत।